नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ एकदम फ्री में मिल रही है, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन चल रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पे, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है लगभग एंडिंग में है, लगभग जो है चैप्टर वो आपका एंडिंग में है और आज मेरे ख्याल से चैप्टर को ख़त्म ही करेंगे, है ना। अब यहाँ तक हमने, अगर हम बात करें थोड़ा बहुत वापस इंट्रो की, तो हमने सबसे पहले पंच जगत वर्गीकरण को मान्यता दी, है ना। सबसे पहले हमने पंच जगत वर्गीकरण जो 1969 के अंदर दिया गया था आर एच वही टेकर द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? आर एच वही टेकर द्वारा दिया गया था। और उस वर्गीकरण को हमने मान्यता दी थी और उस वर्गीकरण के आधार पर 5 जगत दिए गए थे। कौन कौन से जगत दिए गए थे? एक आपका मोनेरा था, एक आपका प्रोटिस्टा था, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद आपका था फंजाई और उसके बाद था आपका प्लांटाई, है ना। उसके बाद क्या था? प्लांटाई। और उसके बाद लास्ट है एनिमेलिया। लास्ट कौन सा है? एनिमेलिया। उसमें से मोनेरा को हमने क्वालिटी के साथ ख़त्म किया, प्रोटिस्टा को हमने क्वालिटी के साथ ख़त्म किया, फंजाई को लास्ट क्लास में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के साथ समाप्त किया। आज प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दो बचे हैं। उसके अलावा कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे वायरस है, विरोइड है, पिरियोइन है ना। ये जो चीज़ें हैं वो करनी है और एक प्लांट और एनिमल किंगडम का जो चीज़ इसमें दे रखी है वो करनी है। हालांकि हालांकि प्लांट किंगडम का इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अलग से पूरा पूरा प्लांट किंगडम का है ना। और एनिमल किंगडम सा उसके आगे वाला, है ना। प्लांट किंगडम के आगे वाला चैप्टर वो एनिमल किंगडम का है। फिर से सुनेंगे। हमने इस चैप्टर के अंदर एक तो मोनेरा को डिटेल में किया है, एक प्रोटिस्टा को डिटेल में किया है और एक फंजाई को डिटेल में किया है। प्लांटाई और एनिमेलिया का थोड़ा बहुत यहाँ विवरण दे रखा है, उसको अपन देखेंगे। हालांकि ये अगले चैप्टर में आता है, ये उससे अगले चैप्टर में आता है, अलग से चैप्टर है पूरा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकता है यूनिक दे रखी हो, है ना। कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकता है यूनिक दे रखी हो और यहीं से पूछ ले इस चैप्टर से, है ना। तो वो चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पादप जगत या प्लांट किंगडम जो आपका चौथा जगत है आर एच वही टेकर के अनुसार। पादप जगत के, अगर यहाँ पे पादप जगत को देख के कुछ चीज़ें बताएं तो सबसे पहले तो इसमें सेल वॉल पाई जाएगी, है ना। सबसे पहले सेल वॉल पाई जाएगी और वो सेल वॉल होगी आपकी सेल्यूलोज की। किसकी होगी बेटा? सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाएगी। ये चीज़ तो क्लियर है सबको? यस। उसके बाद प्लांट किंगडम अगर बात करें तो कैसा है? यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? सर यूकैरियोटिक जीव हैं इसमें सारे सदस्य। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर मल्टी सेलुलर होंगे, है ना। उसके अलावा बात करें तो मल्टी सेलुलर होंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो पादप हैं तो स्वपोषी होंगे। पादप है तो क्या होंगे? स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस करके। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्या इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्लोरोफिल होगा, तभी कर रहे हैं तो क्लोरोफिल क्या पाया जाना जरूरी हो गया, है ना। चलो इतनी चीज़ क्लियर है। ये इसका बेसिक है, ये इसका क्या है? बेसिक है। अब आइए एनसीईआरटी क्या कहती है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आएंगे जो यूकैरियोटिक जीव हैं। पादप जगत में मैंने बता दिया यूकैरियोटिक आएंगे और जिनमें क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं पादप वाले। क्योंकि क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी कि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनके पास क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं, राइट। अब देखो, हालांकि हमने बात करी कि पादप जगत के सदस्य जो हैं स्वपोषी होते हैं, ये हमने बात करी कि स्वपोषी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसे उदाहरण आएंगे जो आंशिक रूप से विषम पोषी भी हैं। आंशिक रूप से क्या है? आंशिक हेट्रोट्रॉप या आंशिक विषम पोषी भी हैं। ऐसे कुछ उदाहरण अपने सामने आते हैं जो कि इसी चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। अगले वाले प्लांट किंगडम में लगभग नहीं आता है, जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कौन से आंशिक विषम पोषी हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। अब एग्जाम वाला क्या सोचेगा कि यहाँ से बच्चे क्यों ही पढ़ेंगे इस प्लांट किंगडम को, है ना। एग्जाम वाला सोचेगा कि प्लांट किंगडम को यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका अगला चैप्टर इससे डिटेल में है। तो यहाँ से ये लाइन बच्चे छोड़ देंगे सारे, और क्या पता वो नीट वाला यहीं से क्वेश्चन उठा दे
यहीं से क्वेश्चन उठा दे और वहाँ पे एग्जाम हॉल के अंदर सबकी चिट्टी पिट्टी गुल हो जाए। तो ये दिक्कत है, इसीलिए अपन इसको अच्छे से कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ पादप है आपके पास कीट भक्षी पौधे। अब कुछ ऐसे पादप है जो कीटों का भक्षण करेंगे, उनकी आकृति इसी प्रकार होगी कि कोई भी कीट या तो उनके पास आ गया या उसके ऊपर बैठ गया तो वो उसको किसी ऐसे है ना पकड़ लेंगे, उस कीट को क्या कर देंगे, शिकार कर लेंगे, पकड़ लेंगे, है ना। उनकी आकृति कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है ना। तो वो कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं, है ना। उसके अलावा परजीवी आंशिक रूप से क्या हो सकते हैं, विषमपोषी होते हैं। कीट पक्षी पौधे होंगे कुछ और कुछ परजीवी पौधे होंगे, वो आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं। उदाहरण दिया गया है ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप जो पौधे हैं वो कीट भक्षी पौधों के, और अमरबेल जो हैं कस्कूटा वो परजीवी का उदाहरण हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप ये जो दो हैं वो ऐसे पौधे हैं जो कीटों का भक्षण करेंगे, तो इसलिए इसको क्या बोला, कीट भक्षी बोला। जैसे ही कीट इसके ऊपर बैठेगा तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इनका इसी प्रकार का होता है कि वो ऐसे अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे और कीट को अपने अंदर घुसा लेंगे और फिर कीट को खा लेंगे। तो ये कीट भक्षी हो गए। और कुछ परजीवी हैं, जैसे अपने पास उदाहरण आया अमरबेल का, है ना, कस्कूटा इसको बोला जाता है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये लाइन अगर याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप कीट भक्षी हैं, अमरबेल जो है कस्कूटा वो परजीवी पौधे का उदाहरण है, और ये आंशिक रूप से विषमपोषी है, जबकि सारे पादप तो स्वपोषी होते हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी और सेल्यूलोज की बनी होगी, बता दिया मैंने। और अब इस प्लांट किंगडम को भी 5 भागों में बांटा गया है। पांचों के नाम याद रखने, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें से अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को, तो इनको बोला जाता है हाइयर प्लांट या उच्च पादप, है ना। ये थोड़े से अच्छे डेवलप हैं, इसलिए इनको हाइयर प्लांट या फिर उच्च पादप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च पादप भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़े अच्छे से विकसित हैं। शैवाल इतने विकसित नहीं है, लगभग वाटर में ही पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा भी वाटर और थोड़ा बहुत स्थल में आने लगे, फिर टेरिडोफाइटा और ज़्यादा स्थल में आए, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है टोटली थल पे आ गए, यानी स्थल पे आ गए, और ये हाइयर प्लांट कहलाए क्योंकि इनमें विकसित ज़्यादा हो गई है ना। तो ये चीज़ है। तो प्लांट किंगडम को 5 भागों में बांटा गया, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सारे जो हैं भाग वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के साथ इसको करते हैं, है ना। अब ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। यहाँ से आप इसको नो डाउट मज़े के साथ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब आते हैं जंतु जगत के ऊपर। जंतु जगत की अगर बात करें तो इसको एनिमेलिया किंगडम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एनिमल किंगडम या एनिमेलिया किंगडम, एक ही चीज़ है। यस, अब जंतु जगत के अंदर भी देखें, अगर हम बाहर से कुछ चीज़ें कुछ लक्षण की बात करें तो सबसे पहले ये यूकैरियोटिक जीव होंगे। यस सर, मल्टी सेलुलर होंगे, बिल्कुल मल्टी सेलुलर होंगे। उसके बाद हमने बोला ये सर हेटेरोट्रॉप होते हैं। हेटेरोट्रॉप होते हैं मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, यानी कि क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर है? प्लांट के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? प्लांट या पौधों के ऊपर निर्भर है। और क्या बताऊं सर, सेल वॉल जो हैं वो एब्सेंट हैं। इंपॉर्टेंट चीज, जंतु जगत के अंदर सेल वॉल जो हैं वो आपकी एब्सेंट होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? चलो इतना क्लियर है तो अब एनसीईआरटी से भी समझ लेते हैं। यस, इस जगत के जीव जो हैं हेटेरोट्रॉप यानी कि विषमपोषी होंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, यूकैरियोटिक होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे, राइट। और इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। करेक्ट है क्या? भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। करेक्ट है क्या? सारी चीजें बताई। अब ये भोजन को कहाँ करेंगे? अपनी आंतरिक गुहिका में पचाते हैं। जैसे हमने भोजन अंदर ग्रहण किया, आहार नाल के माध्यम से आमाशय के अंदर जाएगा, छोटी आंत बड़ी आंत उनके अंदर पाचन होगा इसका। तो ये एक प्रकार की अपनी आंतरिक गुहिका के अंदर जा रहा है। तो ये जो सारे जीव हैं जंतु जगत के, वो भोजन का पाचन कहीं ना कहीं से आंतरिक गुहा में करेंगे और भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में इसका स्टोर करेंगे। स्टोर किसके रूप में कर सकते हैं? ग्लाइकोजन और वसा यानी कि फैट के रूप में। क्या मेरी बात क्लियर है? यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज है, इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। भोजन को अंदर ग्रहण करना होता है, अंतर्ग्रहण।
अब इसमें क्या होगा, वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है, एक फिक्स पैटर्न होगा। जैसे छोटा बच्चा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो वृद्धि करेगा, है ना, फिर उसकी जनन युग की अवस्थाएं आएगी और फिर वो वृद्ध होगा, फिर उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, युवा वृद्ध मृत्यु, है ना। इस प्रकार से एक वृद्धि का फिक्स पैटर्न होगा इसमें, और वो एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं, जिसकी अब पूर्ण वयस्क जीव जब बनेगा तो उसके पास एक सुस्पष्ट आकृति होगी, है ना, एक शेप होगा और एक साइज होगी। सुस्पष्ट आकृति और माप होता है, करेक्ट है, अलग अलग जीवों का अलग अलग, है ना। ये सारी चीजें हैं, ये इसके कुछ लक्षण हैं, किसके, एनिमलिया किंगडम के या जंतु जगत के। अब उच्च कोटि के जीवों में बात करें, उच्च कोटि के जीव में मनुष्य एक उच्च कोटि का जीव माना जाता है, कशेरुकी लगभग उच्च कोटि में माने जाते हैं। तो उच्च कोटि के जो जीव हैं, एनिमल में बात कर रहे हैं, उच्च कोटि के जीवों में एक विस्तृत संवेदी और तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। तंत्रिका तंत्र बहुत अच्छे से डेवलप होता है ना, संवेदी क्रियाविधियां, ये सारी उच्च कोटि के जो जीव है उसमें थोड़ा अच्छे से विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं, यानी चलने में सक्षम होते हैं, है ना, अपन चलन कर सकते हैं सारे। तो ये सारी चीजें हैं जंतु जगत के कुछ कैरेक्टर के बारे में। लैंगिक जनन की अगर बात करें तो नर और मादा के संगम से होगा और बाद में उससे भ्रूण का विकास होगा, और ये सारे जो अभिलक्षण हैं अध्याय 4 में दिखाए गए हैं और प्लांट किंगडम के अध्याय 3 में दिखाए गए। करेक्ट है क्या? अब मेरे ख्याल से इतना इसमें विशिष्ट है नहीं कुछ, बस एक चीज़ ये थी जो नीट में पूछी जा सकती थी, वो ये थी, ब्लैडरवर्ट और विनेस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे हैं, अमरबेला परजीवी का, अमरबेल या कस्कूटा परजीवी का उदाहरण है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा ठीक ठाक इसको पढ़ के चला जाना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है वायरस, वायरॉइड और पिरियन, और साथ साथ में लाइकेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इसे सवाल पूछा भी जाए। लगभग चैप्टर जो है वो एंडिंग में ही है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वायरस जो होते हैं, विषाणु जो होते हैं, इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले विषाणु को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों इसको क्लासिफिकेशन में नहीं डाला गया? रीज़न ये है कि विषाणु या वायरस जो हैं उसके अंदर सेल होती नहीं है। पहली बात तो इसको अकोशिकीय जीव माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? अकोशिकीय माना जाता है, क्योंकि इसके पास सेल है नहीं, अगर ये सेल नहीं है, अकोशिकीय हैं, तो इसको अपन वर्गीकरण में कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए इनको पंच जगत वर्गीकरण में कहीं भी जगह नहीं दी गई है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका रीज़न है कि वो एक अकोशिकीय हैं, उनके पास कोशिका नहीं है, वो किसी जीव के बाहर, है ना, किसी परपोषी के बाहर निष्क्रिय रहेंगे। क्या रहेंगे? निष्क्रिय रहेंगे। लेकिन जब किसी परपोषी की सेल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तब जाके वो एक्टिव होते हैं, यानी कि बाहर वो कोई काम के नहीं है ना। ये चीज़ है वायरस के बारे में। और क्या क्या चीज़ें हैं एनसीईआरटी से समझते हैं। चलिए, वही टेकर द्वारा सुझाए गए पंच जगत वर्गीकरण में लाइकेन का भी कहीं उल्लेख नहीं है, और अकोशिक जीवों जैसे वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया और प्रोशंक या पिरियन हो गया, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे हमने दिया है। आइए इसको चर्चा में लाते हैं। हम सभी कभी ना कभी जुकाम और फ्लू से ग्रस्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अकोशिकीय जीव हैं, यानी कि वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है तो वायरस एक अकोशिकीय जीव है। हम मानते हैं कि सजीव के पास स्ट्रक्चर है। सजीव किसको कहेंगे हम? जिसके पास कोशिका होगी, और सजीव का ही वर्गीकरण किया हमने सजीवों का ही वर्गीकरण किया है और माना है कि सजीवों के पास क्या होती है? सेल होती है। लेकिन वायरस जो है वो एक अकोशिकीय जीव है, इसके पास सेल नहीं है, तो इसको अपन नहीं डाल सकते वर्गीकरण के अंदर, राइट। इसकी जो संरचना है वो सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करेंगे अपनी प्रतिकृति बनाने में। अब बाहर अगर हम बात करें तो ये निष्क्रिय होंगे। सजीव कोशिका के बाहर क्या होंगे? निष्क्रिय। जैसे ही किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए, है ना, जैसे ही किसी को संक्रमित करने पहुंचे तो फिर वो उस कोशिका का यूज करेंगे अपनी प्रतिकृति बनाने में। फिर वो अपनी प्रतिकृति बना देंगे, संख्या बढ़ा देंगे और मेजबान की कोशिका को मार देंगे। क्या सही बात है? क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? ये चीज है। क्या मेरी बात क्लियर है? वायरस के बारे में धीमी धीमी जानकारी मिली हो तो यस लिखो। सबसे पहले सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होगी इसकी संरचना, है ना, निष्क्रिय होंगे ये,
जैसे ही सजीव कोशिका के अंदर जाएंगे फिर उसकी मशीनरी का उपयोग, मतलब सजीव कोशिका की मशीनरी का उपयोग करेंगे, जिसके अंदर गए हैं उसकी मशीनरी, उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कह सकते हैं एक प्रकार से, और फिर वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बाहर वो निष्क्रिय हैं, अंदर जाके वो चालू हो जाएंगे और अपनी संख्या बढ़ा देंगे, और संख्या बढ़ा के भी घाटा करेंगे, यानी मेजबान की कोशिका को मारेंगे जिसके अंदर इन्होंने प्रवेश लिया है, उसकी कोशिकाओं को मारेंगे और अपन या तो रोगग्रस्त हो जाएंगे, अपन क्या हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। ये चीज़ें क्या मेरी बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार के अकोशिकीय जीव है, इसलिए इसको वर्गीकरण में नहीं डाला गया। अब किसी ने सबसे पहले तो वायरस का कैसे पता चला होगा, है ना, कोई तो वैज्ञानिक आया होगा जिसने वायरस के बारे में बताया होगा, इसकी खोज की होगी, है ना। तो इस प्रकार के 2-3 आपको वैज्ञानिक के नाम यहाँ पे अच्छे से याद रखने, किसने किसके बारे में क्या बताया अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है वायरस का अर्थ है वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन है, क्या पता आपको लाइन पूछ ली जाए। वायरस का अर्थ क्या होता है, विष या विषैला तरल। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम दिया गया यहाँ पे डिमित्री इवानोवस्की। ये वैज्ञानिक आए थे आपके 1892 के अंदर, है ना, 1892 के अंदर ये वैज्ञानिक आए थे और इन्होंने तंबाकू का पौधा लिया। कौन सा पौधा लिया दोस्त? तंबाकू का पौधा लिया और उसके अंदर मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। तंबाकू के अंदर एक रोग होता है जिसका नाम है मोज़ेक रोग। तंबाकू के अंदर एक रोग होता है, तंबाकू का इन्होंने पौधा लिया और तंबाकू के अंदर एक रोग होता है जिसका नाम है मोज़ेक रोग। उस मोज़ेक रोग के जो रोगाणु थे उनको इन्होंने पहचाना और इसको वायरस नाम दे दिया गया था। क्लियर है? 1892 के अंदर एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम डिमित्री इवानोवस्की राइट आए और इन्होंने तंबाकू के पौधे पे अध्ययन चालू किया। तंबाकू के अंदर एक रोग होता है जिसका नाम है मोज़ेक रोग। उस मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को इन वैज्ञानिक ने पहचाना और उसको नाम दे दिया वायरस। अब वायरस नाम दिया और इनको पता चला कि ये जो वायरस हैं इनका जो माप है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। इनका जो माप है वायरस का वो बैक्टीरिया से भी छोटा निकल गया। कैसे पता चला? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। अब देखो, एक फिल्टर होता है जो होता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। क्या होता है? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। उस फिल्टर के अंदर क्या होता है, आपने वो फिल्टर लगाया, उसके ऊपर से कुछ बैक्टीरिया वाला कुछ विलियन डाल दिया आपने, तो बैक्टीरिया सारे रुक जाएंगे वहाँ पे। ऐसे छिद्र होंगे उसमें कि बैक्टीरिया उस छिद्र में से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से उस वायरस को द्रव्य को या वायरस के विलियन को निकाला गया तो उस वायरस भी उसके साथ में निकल गए। क्यों? क्योंकि वायरस का साइज जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा था, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी वो निकल गए। मतलब वायरस का साइज कैसा है? बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है, ये वैज्ञानिक किसने बताया? अभी तक डिमित्री इवानोवस्की की बात हुई है। 1892 के अंदर आए थे, मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, तो जो कि तंबाकू के अंदर होता है, और उसको वायरस नाम दे दिया गया था। साइज इनका बैक्टीरिया से छोटा था। क्यों छोटा था? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर हैं उससे भी निकल गए थे, उसके अंदर रुके नहीं थे। क्या मेरी बात समझ में आई? एक वैज्ञानिक तो क्वालिटी के साथ खत्म हुआ। उसके बाद इस डिमित्री इवानोवस्की के 6 साल बाद, डिमित्री इवानोवस्की जो वैज्ञानिक थे उसके 6 साल बाद एक और नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम है एम डब्ल्यू बेजेरिनेक, है ना, बेजेरिनेक, एम डब्ल्यू बेजेरिनेक। याद रहेगा क्या? 1898 में ये आए थे। वही चीज़ की इन्होंने संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस निकाल दिया। जो तंबाकू का पौधा संक्रमित था उनका रस निकाला और एक स्वस्थ तंबाकू के पौधे को संक्रमित करने में डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि जो आपका तंबाकू का पौधा संक्रमित था उनसे वो फ्लूइड लिया गया, है ना, उस फ्लूइड में वायरस भी होंगे, उससे जो फ्लूइड लिया गया उसने एक स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर दिया। उन्होंने क्या किया? जो आपका संक्रमित तंबाकू का पौधा था उसके रस को लिया और उस रस ने स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर दिया, है ना। उन्होंने इस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूडियम, संक्रामक जीवित तरल का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार मार्क करेंगे, ये पूरा पैराग्राफ वापस देखेंगे और स्टार मार्क भी करेंगे। सबसे पहले एम डब्ल्यू बेजेनरिक 1898 में के अंदर ये वैज्ञानिक आए थे और इन्होंने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का अगर आप रस निकालोगे तो वो स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर सकता है। तो इन्होंने इस तरल को बोला कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम, संक्रामक जीवित तरल इसको बोला गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ रट के रख लेना।
उसके बाद जैसे ही MW बेजेनरिक का काल खत्म हुआ, एक और वैज्ञानिक आ टपके जिसका नाम है WM। पहले MW था, अब है आपके पास WM स्टानले। WM स्टानले ये वैज्ञानिक 1935 में आए थे, थोड़ा लेट आए थे और इन्होंने क्या बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होंगे। वायरस अविकल्पीय परजीवी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइनें बोल के गए। ये जो वैज्ञानिक आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम याद रखेंगे, WM स्टानले, ये इनका नाम है WM स्टानले। अब इन्होंने क्या बताया कि वायरस जो है 1935 के अंदर ही आए थे, वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। ये जो रवेदार शब्द 2-3 बार आया है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कणमय, है ना। इसका अर्थ है ग्रेनुलर या कणमय, यानी कण के रूप में, है ना। कण के रूप में इसको बनाया जा सकता है और इसके अंदर, इस रवे के अंदर आपको मिलेगा मुख्य रूप से प्रोटीन। ये बताया आपको WM स्टानले ने 1935 के अंदर। और एक चीज़ बताई कि वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका, अब ऐसा तो है नहीं कि वायरस हर एक के अंदर घुस के शुरू हो जाएगा अपना काम करना। कोई तो उसकी विशिष्ट कोशिका होगी, है ना। कोई तो उसकी विशिष्ट मेजबान होगा जिसके शरीर के अंदर वो प्रवेश करेगा, है ना, और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर तो निष्क्रिय होंगे, बाहर तो उनका कोई अस्तित्व नहीं, बाहर वो निष्क्रिय होंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे तब उसकी मशीनरी का उपयोग करेंगे अपनी प्रतिकृति बनाने में। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये लाइन है कि वायरस आपका अविकल्पीय परजीवी है। किसने बताया? WM स्टानले ने बताया 1935 के अंदर वायरस अविकल्पीय परजीवी है। इसका मतलब क्या है? पहले इतना पढ़ो, वायरस परजीवी है, ये चीज तो पता है। परजीवी क्यों है? क्योंकि दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड है, दूसरे जीवों से अपना जीवन यापन करेगा। हालांकि सेल वेल कुछ है नहीं इसके पास, लेकिन दूसरे जीवों पर निर्भर है। अब अविकल्पी का मतलब इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं परजीवी के अलावा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए लिखा अविकल्पीय परजीवी। मतलब परजीवी के अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है, परजीवी के अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है। बाहर तो इसके अस्तित्व ही नहीं है, बाहर तो ये जीवित है ही नहीं, निष्क्रिय है, बिल्कुल एक्टिव भी नहीं है। अंदर जाके थोड़ा ये अपनी यानी कि जिसके अंदर जाएगा उसकी मशीनरी का उपयोग करेगा, है ना, और अपनी संख्या बढ़ाने में करेगा, वायरस की संख्या, राइट। तो वायरस निष्क्रिय है सजीव कोशिका के बाहर और वायरस आपका अविकल्पीय परजीवी हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताई। अब आगे चलेंगे। वायरस के अंदर प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। अब देखो, WM स्टानले ने बताया कि इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन मिलेगा, लेकिन वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होगा। आनुवांशिक पदार्थ होगा तभी तो वो अंदर जाके उसका यूज करके उसकी संख्या बढ़ाएगा, DNA को प्रतिकृत करेगा और वायरस की संख्या बढ़ाएगा, है ना। इसलिए आनुवांशिक पदार्थ तो होगा। तो प्रोटीन के साथ साथ आपको आनुवांशिक पदार्थ मिलेगा। अब जो कि आपका RNA अथवा DNA हो सकता है। अथवा शब्द क्यों लगाया? क्योंकि एक वायरस के अंदर RNA और DNA दोनों साथ नहीं हो सकती। एक वायरस के अंदर आपको RNA और DNA दोनों साथ में नजर नहीं आएंगे। या तो वायरस के अंदर RNA होगा या वायरस के अंदर DNA होगा। इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी वायरस में RNA अथवा DNA दोनों नहीं होते। या तो RNA होगा या DNA होगा, दोनों नहीं होंगे। उसके बाद वायरस के अंदर प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। आनुवांशिक पदार्थ इसका क्या होता है? संक्रामक होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस्तेमाल करेंगे। प्राय सभी पादप जो हैं सभी पादप वायरस है उसके अंदर आपको एक लड़ी वाला यानी सिंगल स्टैंडर्ड, ये वाला एक लड़ी वाला यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आपको RNA या फिर DNA मिलेगा। दोनों ही सिंगल स्टैंडर्ड ही मिलेंगे, है ना, या फिर DNA मिलेगा। सॉरी, ये लाइन एक मैंने छोड़ दी है। पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस, एक लाइन मैंने छोड़ दी थी। सभी पादप वायरस के अंदर अगर आप देखोगे तो सिंगल स्टैंडर्ड आपको क्या मिलेगा? RNA मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही याद रखनी है। सारे जो पादप के वायरस हैं उसके अंदर आपको सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं, केवल सिंगल स्टैंडर्ड आपको क्या मिलेगा? RNA मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? RNA मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और जो आपके सभी जंतु वायरस हैं उसके अंदर आपको एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। जंतु वायरस के अंदर सारी चीजें हो सकती है। कैसे? या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, देखो ये लिखा, एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA, यानी कि एक लड़ी वाला RNA हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट।
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी डीएनए हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी जो प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, ये बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है कौन? ये जीवाणुभोजी। जहां भी बैक्टीरिया दिखेंगे उसके ऊपर ये वायरस संक्रमण करेगा, राइट। और इसके अंदर पाया जाएगा आपको दोहरी लड़ी यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब प्रोटीन के जो आवरण है वो कहलाते हैं कैस्पिड। यहाँ पे दिया भी गया है फोटो, ये पढ़ा देखो। ये जो कैस्पिड है, ये बहुत सारे कैस्पिड हैं, ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन के आवरण है कैस्पिड। और इस एक को अगर हम देखें, ये पूरे को तो हमने कैस्पिड बोल दिया आवरण को, लेकिन उसमें से इस एक को उठाएं तो इसको बोलते हैं कैप्सोमियर, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो है आपका ये वाला आरएनए दिया गया ना, ये इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ हो गया। तो आनुवांशिक पदार्थ के बाहर ये प्रोटीन का आवरण है। क्या मेरी बात समझ में आई? फोटो से समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीवाणुभोजी आपका दोहरी लड़ी वाला है। अच्छा, प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी उप इकाइयों से जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं उनसे मिलकर बताए। पेटी कोष्ठक भी कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश के अंदर याद रखोगे अच्छा रहेगा, कैप्सोमियर कहेंगे। यस, कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित रखता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए, जो भी आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए जो भी आनुवांशिक पदार्थ हैं उसको सुरक्षित रखेगा कौन? कैप्सिड, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन का आवरण है। ये पेटिकांशक यानी कि कैप्सोमियर कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुफलक ज्यामिति के रूप में ये लगेंगे, कुंडलिनी के रूप में लगे होंगे। वायरस से क्या क्या हो सकता है? मम्पस हो सकता है, चेचक हो सकता है, हर्पेज हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, ये रोग हो सकते हैं। मनुष्यों में एड्स रोग होता है, वायरस के कारण होता है, घातक रोग है। पौधों के अंदर बात करें तो क्या क्या हो सकता है? मोज़ेक बनेगी, पत्ती मुड़ जाएगी, पत्तियों में कुंचन, पीलापन होना, सिरा स्पष्टता, जो मिड रिब होती है या पत्तियों के अंदर जो सिराएं होती है ना, मध्य सिरा हो गई या बाकी वाली जो अदर सिराएं हैं वो अस्पष्टता, सिरा शायद सिरा अस्पष्टता होना चाहिए, सिरा दिखना बंद हो जाना, है ना। बौनापन आ जाना, पौधे के अंदर वृद्धि अवरुद्ध हो जाना, ये सारे पौधों के अंदर वायरस से होने वाले रोगों के कुछ लक्षण हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अब आता है वायरस के बाद दूसरी चीज़, वायरॉइड। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1971 के अंदर टियोडाइनर एक प्रकार का वैज्ञानिक है, एक प्रकार का तो क्या ही है, एक वैज्ञानिक ही है ना। टियोडाइनर नाम है इन वैज्ञानिक का। 1971 में ये आए थे और एक नया संक्रामक कारक खोज के गए थे, और वो जो कि वायरस से भी छोटा था, वायरस है उससे छोटा था, और जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे पूरी लाइन को। 1971 में टियोडाइनर नामक वैज्ञानिक आया, संक्रामक कारक खोजा नया, नाम उसका वायरॉइड है, वायरस से भी छोटा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग भी इससे होता है। अब वायराइडों में आरएनए और प्रोटीन स्तर जो वायरस में पाए जाते थे उनका अभाव होता है। सबसे पहले प्रोटीन आवरण का अभाव होता है ना, याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, वायराइड में आरएनए और प्रोटीन स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए ये वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम था। अब वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम था, इसका मतलब वायरॉइड में आरएनए तो होगा ना, तभी तो आणविक भार कम मिला है अपने को। तो इसके अंदर आपको प्रोटीन आवरण नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? अभाव किसका होगा? प्रोटीन, स्टामा करेंगे, प्रोटीन आवरण का अभाव होगा, प्रोटीन आवरण का अभाव होगा। आपको आरएनए मिलेगा, आपको आरएनए मिलेगा, कम आणविक भार वाला मिलेगा। आणविक भार जो है, मॉलिक्यूलर जो वेट है आरएनए का, वो आपका कम होगा, वो आपका कम होगा। वापस से देखेंगे, आंखें बंद करके बोलेंगे, 1971 में टियोडाइनर नामक एक वैज्ञानिक आया और उसने नया संक्रामक कारक खोजा जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? वायरस से भी छोटा आकार है, वायरस से भी छोटा आकार है, प्रोटीन आवरण का अभाव है, प्रोटीन आवरण का अभाव है, जो आरएनए मिलेगा उसका आणविक भार कम है, जो आरएनए मिलेगा उसका आणविक भार कम है। क्या क्लियर है ये बात? चलो, इतना क्लियर है। तो अब आते हैं पिरियन या पोषण के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, स्टामा करेंगे। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रक्षित की गई। ये लाइन आपको नॉर्मल लग रही है, लेकिन नीट ने इससे पीवाईक्यू उठाया हुआ है। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, इसको भी स्टार मार्क करेंगे। और दूसरा स्टार मार्क ये है, असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन, असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारक जो हैं उनके द्वारा प्रक्षित की गई संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां। किसके? असामान्य रूप से फोल्ड, असामान्य रूप से फॉल्ट, ये वर्ड अपने आप में एक नीट का क्वेश्चन बना हुआ है। प्रोटीन कारक, राइट, नाम क्या उस कारक का? पुरुषंक या पिरियन। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के लगभग बराबर था, वायरस के साइज के ही थे ये, है ना, जबकि वायरॉइड जो थे वो वायरस से छोटे थे, लेकिन ये वायरस के आकार के ही थे। इन कारकों को प्रोसंग या पिरियन कहा गया।
प्रोसंग जो है उनके द्वारा प्राणियों के अंदर होने वाली उल्लेखनीय बीमारी है, प्राणियों के अंदर एक बहुत पॉपुलर बीमारी है और उसका नाम है बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इंपॉर्टेंट है, रट के रख लो, इंपॉर्टेंट है, रट के रख लो। नीट के अंदर पूछा गया तो हलवा है, हलवा। नीट के अंदर अगर पूछा गया तो ये हलवा है, अब से हलवा है, पहले पता नहीं अब से हलवा है। बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो है प्रोसंग या पिरियन से होता है, जिन्हें आमतौर पर याद भी रखना है, ये भी मवेशियों में मेडगाउ रोग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे इस पूरी लाइन को। मवेशियों के अंदर मेडगाउ रोग कहा जाता है इसको। मनुष्यों में इसका सामान्य प्रकार है CR जैकब रोग, CR क्रिट्सफेल्ड, है ना, क्यूड्सफेल्ड जैकब डिजीज। CR जैकब रोग जो है वो होता है मनुष्यों के अंदर, वो होता है प्रोसंग या पिरियन से। याद रहेगा क्या? सबसे पहले वापस से आंखें बंद करके बोलेंगे कि आधुनिक चिकित्सा के अंदर कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जो हैं अपने को देखने को मिली हैं, जो कि असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन कारक से होती है, जो कि असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन कारक से होती है, और उनका नाम है प्रोसंग या पिरियन। वायरस के आकार के ही थे। एक प्राणियों के अंदर इसकी उल्लेखनीय बीमारी है जिसका नाम है बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको मवेशियों में मेडगाउ रोग भी कहा जाता है। यस, और मनुष्यों में इसका है CR जैकब रोग, क्रुट्सफेल्ड जैकब रोग। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यस लिखेंगे। दो रोग हैं इसमें, एक तो बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी जिसको मेडगाउ रोग कहा गया है मवेशियों के अंदर, और दूसरा है CR जैकब रोग जो मनुष्यों के अंदर होता है पिरियन से। यस, और इसके अंदर वायरॉइड से क्या था आपका? था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। याद रहेगा क्या? लास्ट आता है लाइकेन, लास्ट आता है आपका लाइकेन। लाइकेन की अगर हम बेसिक चीज़ बात करें तो लगभग आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है, कि कवक और शैवाल जब मिलते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। कवक और शैवाल मिलकर जो है वो लाइकेन बनाएंगे। उसमें से शैवाल आपका पादप है, शैवाल पादप है तो शैवाल क्या करेगा? स्वपोषी होगा। पादप है तो क्या होगा? स्वपोषी होगा। प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा, वो भोजन कवक को मिलेगा। कवक इसको क्या देगा? कुछ जड़ वड़ से पानी वानी पहुंचाना होगा तो कवक इसकी हेल्प कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसको NCERT से पढ़ के खत्म करते हैं और नीट का कोई सवाल बनता हो तो देख लेते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी सहवास है। शैवाल और कवक साथ में जब सहजीवी रूप में रहेंगे तो उसको लाइकेन कहा जाएगा, और पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को अपन क्या कहेंगे? उसमें से जो आपका शैवाल का घटक है उसको कहेंगे शैवलांश, और कवक के घटक को कहेंगे माइकोबायोन्ट या कवकांश। याद रहेगा, शैवाल के घटक को शैवलांश, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कवक का थोड़ा नाम यहाँ पे अलग है, वो है माइकोबायोन्ट। याद रहेगा, यहाँ कवकांश भी कह सकते हैं। जो क्रमशः स्वपोषी, शैवलांश स्वपोषी होगा क्योंकि पादप का घटक है, और कवकांश जो है वो परपोषित होगा। क्रमशः की बात कर रहे हैं, यानी लगातार पहले शैवलांश नाम लिए गए हैं तो वो स्वपोषी है, फिर माइकोबायोन्ट बोला गया तो वो परपोषी, क्योंकि ये कवक है और कवक परपोषी होते हैं, और शैवलांश शैवाल हैं जो स्वपोषी होते हैं। शैवाल घटक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करेगा, क्योंकि शैवाल पादप है, तो फिर शैवाल पादप है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, भोजन बनाएगा, और वो भोजन किसको देगा? कवक को। तो शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करेगा। कवक शैवाल को क्या करेगा? आश्रय देगा। कुछ खनिज या पानी है वो अवशोषण करके जड़ों में से उसको पकड़ा देगा, वो अवशोषण करके उसको दे देगा। पानी वानी कुछ चाहिए तो वो कवक दे देगा। इनका सहवास इतना घनिष्ठ है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो अपन ये अनुमान ही नहीं लगा सकते कि इसमें दो अलग अलग जीव हैं। इतना कठिन या इतना घनिष्ठ गहरा इनकी मित्रता है कि अगर हम इसको अलग से देखने जाएंगे लाइकेन को जब हम देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर दो अलग अलग जीव समाहित हैं या दो अलग अलग जीव सहवास से रह रहे हैं। इंपॉर्टेंट थे लाइकेन, प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। इंपॉर्टेंट स्टामा करेंगे। प्रदूषित क्षेत्रों के अंदर अपने को लाइकेन नहीं दिखेंगे, जहां पे प्रदूषित क्षेत्र होंगे वहां पर लाइकेन नहीं दिखेंगे। इसका मतलब लाइकेन से अपन प्रदूषण का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। तो एक बार आप सारांश को अच्छे से खुद पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा सारांश को पढ़ने से। क्या पता कभी कभी सवाल सारांश में भी दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है। सारांश जो है इसमें से भी कभी कभी सवाल बनता है ना। थोड़ा सा ही है सारांश, आराम से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और क्वालिटी के साथ पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 4 से 5 क्लासों के अंदर समाप्त किया। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है दिल से तो प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। शायद प्लांट किंगडम को स्टार्ट करेंगे, है ना, शायद प्लांट किंगडम को अपन स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी करेंगे क्वालिटी के साथ। थैंक यू सो मच। इसी तरह बनी रहिएगा चैनल पर। एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।